Chalo, welcome and very good morning to all of you. So into last lecture we discussed about the बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल की कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे। मेटल कार्बोनाइल्स मतलब जहां पर मेटल और कार्बोनिल एज अ लिगैंड प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटल कार्बोनिल। तो कुछ एग्जांपल जनरली हमने देखे थे, जैसे NiCO4, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हमने क्लासिफाई किया था मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मीन्स यस, जहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि NiCO4 एक ही निकेल प्रेजेंट था, FeCO5, CrCO6। देन डाइन्यूक्लियर के एग्जांपल, डाइन्यूक्लियर मतलब जहां पर दो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। एक था Mn2CO10 और दूसरा था CO2CO8। दूसरा कौन सा था? CO2CO8। तो यहां पर थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन बताना डिफिकल्ट है क्योंकि डाइन्यूक्लियर कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हमें आज देखना है मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना। ये पूरा पार्ट नीट JEE के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, राइट, सिनर्जिक इफेक्ट। हेडिंग लिखो आज की, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट क्या है अभी आपको पता चलेगा, लेकिन ये पार्ट किस में आता है? बॉन्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। पूरा समझ कर ले लो, पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा डिपेंड। चलो, हमें किसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है? मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। किसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है हमें? मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कैसे बनता है ये हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा CO का स्ट्रक्चर, लेवी स्ट्रक्चर ऑफ CO। क्या आप ट्राई कर सकते हो? लेवी स्ट्रक्चर ऑफ CO। MnMn के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। चलो, यहां पर हमें CO मतलब कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका कि नाम है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसे कहा जाता है कार्बोनिल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपने लेवी स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में निकाला होगा। स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से आता है। दिस इज द लेवी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल। कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर रहती है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर रहती है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। लेविस क्या कहता है? तब तक बॉन्ड बनाओ जब तक आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता हर एक एटम का। तो यहां पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये करेक्ट लेवी स्ट्रक्चर है किसका? कार्बोनिल का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ यमोटी ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है। कौन से बेसिस के ऊपर? मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, इसके ऊपर ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? थोड़ा सा यमोटी को हम रिवाइज करेंगे आज। CO में टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल टोटल टोटल
मैंने टोटल कहा, वैलेंस नहीं कहा। टोटल 14 है, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8। हाँ, वैलेंस अगर देखा जाए तो 4 + 6 कितने हुए, 10। ठीक है। अब मुझे बताओ ये 10 या 14 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिलअप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। एक ऑर्डर आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको एमओटी के ऑन द बेसिस लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे। सिग्मा 1s, बराबर ना। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। ठीक है, उसके बाद आएगा सिग्मा 2 पी जेड, देन आएगा पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई। करेक्ट। अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन लिखना है तो पहले से लिखना होगा, अगर वैलेंस लिखना है तो ये छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, मैं टोटल से आपको बताता हूं। मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में जाएंगे, सिग्मा 1s में, फिर नेक्स्ट सिग्मा स्टार 1s, दो दो, टोटल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 14। ठीक है, दो 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 हो गए। फोर्टीन हुए या नहीं देखो। चलो 14 हो गए इस ऑर्डर से। अब देखो, ये मैं लास्ट की 3 ऑर्बिटल निकालता हूं। चलो ये ऑर्बिटल बताओ कौन सा है। ये ऑर्बिटल कौन सा है, ट्राई करो। नहीं नहीं, ये ऑर्बिटल नहीं ना, अभी ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें से कौन सा ये ऑर्बिटल है। नहीं 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 नहीं, देखो यहां पर मुझे बताओ बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल पूछा मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर। यहां पर वैलेंस मतलब लास्ट शेल में का कौन सा है, सिग्मा 2 पी जेड है। वैलेंस शेल का मतलब यहां पर कौन है, सिग्मा 2 पी जेड। तो ये बॉन्ड ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 2 पी जेड, ये ऑर्बिटल। ठीक है। अब मुझे बताओ ये और ये ऑर्बिटल कौन से, उनके नाम केयरफुली बताओ। वर्डिंग में बताए तो भी चलेगा, ये और ये ऑर्बिटल कौन से। यस, ये है पाई स्टार, क्योंकि ये वैकेंट दिखाई दे रहा है ना आपको। वैकेंट कौन से है आगे के, ये दो है, पाई स्टार 2 पी एक्स और ये पाई स्टार 2 पी वाई। बराबर। तो ये था बेस ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एमओटी, ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी कैसा आएगा, तो ये जनरली बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे मेटल के बारे में।
मेटल के डी ऑर्बिटल के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो मेटल के डी ऑर्बिटल में निकालता हूं। मेटल के कितने डी ऑर्बिटल है? 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, उनमें से कुछ फील्ड है, कुछ एम्प्टी है, बराबर ना। 5 डी ऑर्बिटल्स में कुछ भरे वाले रहते हैं, कुछ एम्प्टी रहते हैं। सबके सब वैकेंट नहीं होते या सबके सब फील्ड नहीं होते। ठीक है, चलो मैं ये फील्ड वाले दिखाता हूं आपको। ये फील्ड वाला है, ये फील्ड वाला है। ठीक है, ये वैकेंट वाले बाकी के। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है। हाँ, सम फील्ड सम वैकेंट रहेंगे। अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था वो निकाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, लेविस। अब मुझे बताओ लिगैंड क्या करता है? लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होता है, इट कैन डोनेट इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां पर ये सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और कौन सा बॉन्ड बनेगा? नहीं, सिग्मा या पाई, पहले ये बता। अरे पाई कैसे बनेगा? अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो रही है ना, एक एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है ये। पाई कैसे बनेगा? एक लाइन के ऊपर हो रहा है ना ओवरलैप। पाई कब बनता है बॉन्ड? लैटरल या साइड वाइज ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। अलोंग द एक्सिस बनता है तो सिग्मा बॉन्ड। यहां पर जेड एक्सिस दिया है ना, सिग्मा 2pz, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर है तो ये अलोंग द एक्सिस होगा। नाउ इट फॉर्म्स विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनाइल में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये फिर से बताओ, हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन मेटल कार्बोनाइल? ओवरलैपिंग ऑफ विच ऑर्बिटल्स? यस, ओवरलैपिंग ऑफ किसका 2pz है वो बताना जरूरी है। ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन टू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा बताना जरूरी। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? ओवरलैप कौन से ऑर्बिटल में हुआ? फील्ड ऑर्बिटल किसका? कार्बोनिल कार्बन का। और एम्प्टी ऑर्बिटल किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। ये पूछते हैं, मेक अ करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, ऐसा दिया जाता है। फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। इट इज रॉन्ग। कौन सा ऑर्बिटल है? फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखो जैसे जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बनता गया, ये दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आ गए, नजदीक ओवरलैप हो गए, तब क्या होगा? सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ। थोड़ा सा एज्यूम करो, अब ओवरलैप हो चुका है, अब क्या होगा? आपको क्या दिखाई देता है पिक्चर से? अरे रिपल्शन कहां पर आया? आप बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, बॉन्ड फॉर्म होने, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या होगा? यस, नो वन करेक्ट। यहां पर चांसेस है पाई बॉन्ड बनने के भी। देखो जब ये सिग्मा और बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तब क्या होता होगा? ये फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डाल देगा इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन, और ये दो ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग से होंगे, मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड।
मतलब मेटल कार्बोनाइल में सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्म होता है, उसके साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो मेटल कार्बोनाइल की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट विल फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। दोनों बॉन्ड इसमें, अभी तक हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही देखा था, लेकिन यहां पर दोनों बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। चलो मुझे बताओ पाई बॉन्ड कैसे, पूरा डिटेल में बताओ पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन नीट के लिए आ सकता है, जेडबलई के लिए आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कौन से ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा था, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिगैंड का एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा था, बॉन्डिंग मेटल ऑर्बिटल था या एंटी बॉन्डिंग था। यस इट इज एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको उसी वजह से बताया था। ये सिग्मा 2p z है, ये कौन सा है, पाई स्टार 2px। अब ये फिक्स नहीं बता सकते हैं ये पाई स्टार 2px है या पाई स्टार 2py है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम थी बराबर। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग, ये हम नहीं बता सकते x है या y है, लेकिन x और y दोनों में से कौन सा एक हो सकता है। तो पाई स्टार 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, जब ये दोनों बॉन्ड ओवरलैप होंगे उसी टाइम क्या होगा, ये भी साइड वाइज से ओवरलैप होगा। अब मुझे बताओ अगर मैंने ये साइड वाइज ओवरलैपिंग को ज्यादा ये कर दिया, मतलब इस तरीके से किया, देखो ये मोर एंड मोर ऑर्बिटल को मैंने क्या किया, ओवरलैप करने के लिए भेजा, तो इसका इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या होगा। चलो एक मिनट इधर देखो, देखो ये है लिगैंड, ये है लिगैंड और ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब मैंने ये पाई बॉन्ड ना साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो रहा है, ये पाई बॉन्ड, इसको मैंने काफी नजदीक लिया ओवरलैप करने के लिए, तो इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है बताओ। ये ओवरलैपिंग करने के लिए मैंने पाई ऑर्बिटल नजदीक लिए, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। जितना ये आप ओवरलैपिंग के लिए लोगे उतना सिग्मा ऑर्बिटल आपका और स्ट्रांग होता जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट। और उसे ही क्या कहा जाता है, सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। तब आपको क्या समझा, ऑन दैट बेसिस मुझे बताओ सिनर्जिक इफेक्ट क्या है। चलो ट्राई करो, व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट, एक लाइन में बताना है। हाँ, increase in strength of sigma bond because overlapping of pi orbital।
इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, क्यों? साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। एंड सच अ इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, सो राइट दिस पॉइंट, पॉइंट लिख कर ले लो। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल possesses बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर रहते हैं या नहीं? तो रहते हैं, अभी हमने देखा। चलो, ये पहला पॉइंट हुआ, दोनों कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सिग्मा कैरेक्टर भी रहता है मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई कैरेक्टर भी रहता है मतलब पाई बॉन्ड भी बनता है। नेक्स्ट, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair of electrons of carbonyl carbon into vacant orbital of metal। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था? मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल था, और लिगैंड का, लिगैंड में भी कौन सा, किसका एटम, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन का, ये फील्ड ऑर्बिटल था। तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into vacant orbital of metal। ये लिखा ना यहां पर, ये कौन सा सिंबल? फिर पाई बॉन्ड कैसे बना? मेटल कार्बन पाई बॉन्ड is formed by donation of pair of electrons from field d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star orbital। और ये पाई बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से आपका सिग्मा बॉन्ड बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट। The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between carbon and oxygen, sorry, carbon monoxide and metal। तो आपको मेक अ करेक्ट सेंटेंस में पूछा जाता है, ऐसे 4 सेंटेंस देने वाले, उसमें से सही कौन सा सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है। चलो, हुआ ये। चलो,
तो डायग्राम निकाल कर लो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ बैक बॉन्डिंग। ये सिग्मा बॉन्ड बना और साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना। नहीं, ये जो बॉन्ड दिखा है वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड दिखाते नहीं हम बैक बॉन्डिंग का। चलो एक मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन आपको पूछता हूं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। नीट के भी लिए पूछा जा सकता है, वो टोटल आपका कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कंपाउंड मैंने आपको दिया ये, इसका मतलब क्या है? वैनेडियम और 6 कार्बोनिल दिए हैं और ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। अब यहां पर मैंने वैनेडियम, कार्बोनिल 6 और 1 माइनस दिया है, और क्वेश्चन ये है इस कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज? मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ चलो वेरी गुड, डिक्रीज होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों? क्योंकि बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा। ये जो यहां पर, ये अब मान लो मैंने ये किस में दिया है, MCO यहां पर का एक्सप्लेन किया है मैंने, इसका एक्सप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ यहां का एक्सप्लेन किया है। बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, क्यों होगा और स्ट्रांग? इससे भी ज्यादा यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बताओ क्यों स्ट्रांग होगा? यस, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ये निगेटिव चार्ज जा रहा है।
मतलब सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम की ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई अब मेटल के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, जितना इजीली देगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और हमें पता है अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रांग तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बराबर ना, ये देखा है आपने। अब मुझे बताओ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ये क्वेश्चन जेडबलई के लिए पूछ सकते हैं। आपको मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ नहीं पूछेंगे, वो आपको पता है। आपको पूछेंगे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। यस, वो क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि इसकी पूरी ताकत यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बनाने के लिए लग गई, तो ये बॉन्ड बनेगा वीक। इसकी पूरी ताकत कहां पर चली गई, सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये बॉन्ड बना वीक, बॉन्ड वीक बना मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सीओ बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं, एमसी बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक यहां पर यूज करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा है तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, कौन सा बॉन्ड वीक बनेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, तो यहां पर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल एंड होता है। नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। अब ये भी बोर्ड के लिए नहीं है, नीट जेडबलई के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नाम से ही पता चलता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड किसे कहना है, देखो जहां पर मेटल और वन ऑफ द ऑर्गेनिक एलिमेंट, मतलब कौन, कार्बन, जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मतलब एक ऑर्गेनिक एलिमेंट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एलिमेंट आपने कौन सा यूज किया है, कार्बन। मेटेलिक मतलब मेटल। तो अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट होता है किसी कंपाउंड में, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। yes 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 Grignard reagent is an example of organometallic compound। जिनको पता नहीं वो लिख कर ले लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है या ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या है। द कंपाउंड इन विच मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट। द कंपाउंड इन विच metal carbon bond is present are called organometallic compound। अब मुझे बताओ, अब डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड टाइप, मतलब यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड रहता, पाई बॉन्ड रहता, या दोनों बॉन्ड रहते। सो ऑन दैट बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया, 3 टाइप में क्लासिफिकेशन। किसके ऊपर, बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा पाई या दोनों बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। और उसका एग्जांपल अभी जो आपने बता दिया वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr, देखो कार्बन है और मैग्नीशियम यहां पर सिग्मा बॉन्ड है। या पैलेडियम टेट्रामिथाइल, यहां पर भी पैलेडियम और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है।
दूसरा है पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड से पहले हम देखेंगे सिग्मा एज वेल एज पाई, दोनों टाइप बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे कौन से एग्जांपल आपको पता है जहां पर दोनों बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, सिग्मा भी रहता है पाई भी रहता है? बताओ एग्जांपल। यस, अभी जो हमने देखा मेटल कार्बोनाइल में क्या रहता है, कौन सा? दोनों भी रहते हैं। So all metal carbonyl are the example of sigma as well as pi bonded organometallic compound. यहां पर दोनों भी टाइप रहते हैं ना, अभी हमने देखा सिग्मा बॉन्ड भी बनता है पाई बॉन्ड भी बनता है। तो सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? ऑल मेटल कार्बोनाइल। अब ये दो तो सिंपल थे, अब तीसरा ओनली पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलो हुआ ये। अब पाई बॉन्डेड के ये न्यू है, तीसरा टाइप है। यहां पर दो हुआ है लेकिन ये तीसरा टाइप, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखो, हाँ यहां पर नाम आपको याद रखना है, कॉमन नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है जिस साल्ट, पहला कौन सा है? जिस साल्ट। इसका फार्मूला क्या है देखो, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम PtCl3। चलो थोड़ा सा पहले मुझे बेसिक ऑर्गेनिक में जाना होगा। मुझे बताओ, इसमें से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है बराबर, कौन सा बॉन्ड जल्दी से टूटेगा? चलो पाई बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, क्यों? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, वीक बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये दो इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन के ऊपर जाएंगे या फिर इस कार्बन के ऊपर जाएंगे, किसी दोनों में से एक कार्बन के ऊपर जाएंगे बराबर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। किसी एक कार्बन यहां पर मैं डाल देता हूं बराबर, CH2 CH2, ये इसके ऊपर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिया? मेटल लिया, सेंट्रल मेटल एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, बनाया बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो सिग्मा होगा या पाई? अरे नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कौन से, मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन है ना, आपने पाई बॉन्ड तोड़कर जो इलेक्ट्रॉन बनाया उसे पाई इलेक्ट्रॉन ही कहोगे आप। लोन पेयर ऑलवेज कॉल्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखो फिक्स। किसी भी मोलिक्यूल में अगर लोन पेयर रहती है तो ऑलवेज कॉल्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना बराबर। अब मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? दिखता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड बना है, पाई इलेक्ट्रॉन से बना है। अब इस तरफ से भी बॉन्ड बना सकता था ना मैं, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इस तरीके इस तरफ से बना सकता था। मतलब कितने तरफ से मैं बना सकता था पाई बॉन्ड? बनेगा किसी एक तरफ से, लेकिन चांसेस मेरे पास कितने हैं? दो तरीके से। दैट्स वाई यहां पर नीटा टू द पावर 2 लिखा है। इसका मतलब कितने तरीके से हम पाई बॉन्ड बना सकते हैं, या तो इस एंड से या तो इस एंड से।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये स्क्वायर प्लेनार होगा। देखो पीटी सीएल सीएल सीएल, ये देखो CH2 ये बॉन्ड सेंटर में रखा मैंने, क्यों? क्योंकि यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, दोनों तरफ से। तो जिस साल्ट, इसका फार्मूला पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज जिस साल्ट। PtCl3 ईटा टू द पावर मतलब 2, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। So tell me what is the IUPAC name of this, या कॉमन नेम भी बताओ, इसका क्या है? Yes, it is cyclopent 1,3 डाइन, साइक्लोपेंटाडाइन कहो सिंपली, जाने दो। 1,3 पोजीशन आप देख सकते हो कहां से, साइक्लोपेंटाडाइन बराबर। यहां पर देखो है हाइड्रोजन और यहां पर है हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, बराबर ना। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, देखो हाइड्रोजन को हटा दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? कार्बन के पास। H+ चला गया तो C- बनेगा, बराबर। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बन सकते हैं या नहीं? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाओ। मतलब ये जो लोन पेयर है हर एक कार्बन के ऊपर आ सकती है, इस 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 कार्बन के ऊपर आ सकती है, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये लोन पेयर मैंने डाल दी मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, कौन सा बॉन्ड बना? ये पाई बॉन्ड बना, पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये। तो इस कार्बन से बन सकता है, इस कार्बन से बन सकता है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? 5। तो मैं ईटा ईटा टू द पावर 5 लिखूंगा और इसका फार्मूला है C5H5, बराबर ना। 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है फेरोसिन, इसको कहा जाता है फेरोसिन। देखो Fe ईटा टू द पावर 5 C5H5 टेकन 2 टाइम्स, ऊपर से एक रिंग, नीचे से एक रिंग। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ सैंडविच स्ट्रक्चर, सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये सेंटर में क्यों दिखाया ये बॉन्ड? ये पाई बॉन्ड है, सेंटर में क्यों दिखाया? क्योंकि किसी एक कार्बन थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं ना आप।
So it look like to that of sandwich. That's why it is called as a sandwich-like structure. तो क्वेश्चन ये आता है, which among the following has a sandwich-like structure? तो एक तो फेरोसिन है और दूसरा है क्रोमोसिन. बेंजीन रिंग भी ऐसे ही करेंगे, डाइबेंजीन क्रोमियम, Cr. यहां पर 6 कार्बन है, ईटा टू द पावर 6. इसको क्रोमोसिन भी बोल सकते हो. So all they are the examples of pi bonded organometallic compound. चलो होने के बाद बता दो. दोनों भी सैंडविच है. फेरोसिन एंड क्रोमोसिन. अब ये कंपाउंड ऐसे ही एग्जिस्ट होता है. चलो वो आइए. All right, the application of coordination compound. Application of coordination compounds. मतलब यहां पर हमें ये देखना है कहां कहां आइसोमेरिज्म भी देखेंगे लास्ट में, इसके बाद में. अरे लास्ट में दिखाता हूं, क्लास छूटने के बाद. जल्दी लिखा करो. एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां कहां पर यूज होता है वो हमें देखना है. जैसे कि मान लो अब जो वाटर है दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर. हार्ड वाटर क्यों कहते हैं, या हार्ड किसकी वजह से बनता है, किसके साल्ट, साल्ट का होता है अमाउंट उसमें, लेकिन किसके साल्ट होते हैं 10th स्टैंडर्ड तक देखा है आपने. कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर क्या बनता है, हार्ड बनता है, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो आपके वाटर में कितना परसेंट हार्डनेस प्रेजेंट है वो निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है. इसका यूज किया जाता है ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स का. मतलब ईडीटीए कैल्शियम के साथ एक कंपाउंड बनाता है जिससे कि हम हार्डनेस निकाल सकते हैं. हार्डनेस कैसे निकालना है वो पार्ट सिलेबस के लिए नहीं है, वो प्रॉब्लमैटिक है, मतलब प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट चैप्टर में. हाँ, तो क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज. तो किसका कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है. वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. अब कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा, तो मुझे बताओ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो मुझे बताओ कितने ईडीटीए मॉलिक्यूल लगेंगे.
नवीरा 3 कैसे लगेंगे? EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड और कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो आपको तो एक ही EDTA लगेगा। एक EDTA लगा दिया मतलब इसमें 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम कैल्शियम को सराउंड कर दिए, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ यहां पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ EDTA विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ कैल्शियम। तो एक ही EDTA मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है। सो राइट द फर्स्ट एप्लीकेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ EDTA। अब टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल वर्ड है, दूसरा एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल वर्ड है, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं कितना भी बताऊं, जब तक प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा क्लास में तब तक नहीं। जब आप क्लास में जाओगे, कॉलेज को जाओगे, पहले लेक्चर में आपको टाइट्रेशन ही सिखाया जाता है। थियोरेटिकली बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट बता नहीं जाऊं तो आपके न्यू क्वेश्चन फॉर्म होंगे उसके ऊपर। फिर ये ब्यूरेट क्या है, फिर ये पीपेट क्या है, ऊपर NaCl क्यों लिया, नीचे NaOH क्यों लिया। तो उससे बेटर है आप वर्ड उतना याद रखो टाइट्रेशन, अभी जरूरत भी नहीं है आपको। या फिर मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर टाइट्रेशन बताऊंगा। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल देखो कौन सा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन करना है आपको, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, तो हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट? इट इज दिस, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए लेकिन टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया है, RH PPH3 taken thrice Cl। PPH3 का नाम क्या है देखो, इट इज कॉल्ड एज ट्राइफिनिल फॉस्फीन। ट्राइफिनिल फॉस्फीन PPH3 का नाम। चलो, टेल मी व्हाट इज IUPAC नेम? इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल है। टेल मी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट? ट्राई करो। ये क्वेश्चन नीट के लिए आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके ऊपर 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोरोट्रिस ट्राइफिनिल फॉस्फिन रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो इंपॉर्टेंट है। यस 1, ट्राई नहीं आएगा। देखो अब यहां पर सबसे पहले ट्राइफिनिल फॉस्फिन, ये फिनिल फॉस्फिन है और ये क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा, बराबर। अब इसके नाम में ही ऑलरेडी ट्राई वर्ड है, तो आपको बीस ट्रिस टेट्रा किस से सोचना होगा। यहां पर कितने हैं? 3, तो वी कैन यूज अ ट्रिस। ट्रिस ट्राइफिनिल फॉस्फिन, और ये सेंट्रल मेटल एटम रोडियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट 1, क्योंकि क्लोरीन -1 तो रोडियम +1।
उसका आईयूपीसी नाम भी लिख कर रखो, क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। ये किस में यूज किया जाता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में यूज किया जाता है। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? विल्किंसन कैटलिस्ट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम +1? और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इन विल्किंसन कैटलिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट? तो आंसर क्या है? रोडियम। तो 3 to 4 क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। मतलब एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन करना है तो ये हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है क्या है? होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, व्हाट इज इट? चलो जिनको पता है बता दो, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है? यस, जायद करेक्ट। कवरिंग मतलब एक मेटल के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस, अप्लाई गोल्ड लेयर या सिल्वर, सिल्वर का लेयर लगाते तो सिल्वर कोटिंग, गोल्ड का लेयर लगाते तो गोल्ड कोटिंग। तो वहां पर भी यूज किया जाता है। मतलब आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर और गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अगर आपको सिल्वर प्लेटिंग करना है तो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दो जिस मेटल का भी सिल्वर कोटिंग करना है। तो ये पूछा जाता है, इन सिल्वर कोटिंग विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड? एजीसीएन साइनो कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, AgCN2 1-। और गोल्ड के लिए भी सीएन का साइनाइड सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है, AuCN2-। तो फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर we can use which coordination compound? These two coordination compounds. Monodentate। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए उसका तो इस तरीके से देता हूं। चलो ये हुआ क्या? स्ट्रक्चर बताता हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनिल फॉस्फीन। फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 बॉन्डिंग में चले गए, एक लोन पेयर है। अब एक ही लोन पेयर है मतलब ये मोनोडेंट, एक ही डोनर एटम है। सो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। दिस इज ट्राइफिनिल फॉस्फीन। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन, फोटोग्राफी। पहले फोटोग्राफी के लिए बता देता हूं। जब आप फोटोग्राफ लेते हो कैमरे से, ठीक है, तो पिक्चर कहां पर जमा होती है? रोल के ऊपर। नहीं, गैलरी मोबाइल का नहीं,
बराबर है आपका, मैं कैमरे का बात कर रहा हूँ। चलो अब तो मेमोरी कार्ड आ गए, ओके। पुराना टेक्निक, रोल फिल्म देखिए ना आपने, फिल्म बचपन में, फिल्म मतलब वो फिल्म नहीं, अपनी कैमरा की फिल्म, रोल कहते हैं हम उसे। ठीक है, वो जनरली बनाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr। किससे बनाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड से। ठीक है, जब आप फोटो क्लिक करते हो वो जमा होती है किसके ऊपर? इस फिल्म के ऊपर। फिर लैब में जाके क्या किया जाता है? टीवी में देखा होगा या लैब में जाके देखा होगा आपने, उस फिल्म को दोनों फोटो धुत लेना ही, यस, वॉश किया जाता है, एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है। बराबर, एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपो सॉल्यूशन। उसको जनरली क्या कहते हैं? हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज हाइपो सॉल्यूशन? Na2S2O3, it is sodium thiosulfate, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो मीन्स क्या होता है? एक्चुअली दो यनों को हटा दो तो इससे कौन सा आयन बनेगा? S2O3 2 माइनस, दिस इज हाइपो सॉल्यूशन। S2O3 2 माइनस वैसा आयन के फॉर्म में नहीं रहता है तो वो सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट आयन इज कॉल्ड एज अ हाइपो सॉल्यूशन। तो अब ये वॉश कैसे होता है? तो AgBr इस आयन के साथ कंबाइन होके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। कौन सा? AgS2O3 टेकन ट्वाइस 3 माइनस, क्योंकि सिल्वर ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन। तो सिल्वर को +1 में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 माइनस। और सिल्वर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 ही फॉर्म करता है। तो इस सॉल्यूशन के बाद में जनरली फिर क्या होता है? वॉशिंग करने के लिए यूज होता है। मतलब एप्लीकेशन आपका क्या है? इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मतलब धोने से पहले की बात है वो। Black and white photography, the developed film is fixed by washing with a hypo solution, which dissolves the undecomposed AgBr to form complex ion. कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फोटोग्राफी, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 माइनस है तो यानी 3 प्लस आएगा। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? सोडियम ट्राई, ट्राई नहीं, डाई है ना, 2 ही है सल्फर।
थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, बताया थायोसल्फेटो निगेटिवली चार्ज लिगैंड है ना, वो थायोसल्फेटो आएगा। सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। सोडियम थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, यस। चलो, और लास्ट एप्लीकेशन है जो कि नहीं, दो है, और एक बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी के फील्ड में कहां पर यूज किया जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा रहता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, essential component of blood is hemoglobin which contains which element, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है उसमें? Fe का। और तीसरा है विटामिन B12, cyanocobalamin which contains the complex of which element? Cobalt। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन भी कहा जाता है दूसरा नाम, और उसमें कोबाल्ट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें रहता है। ये तो बायोलॉजिकल फील्ड में हुए एप्लीकेशन। मेडिसिनल, मेडिकल फील्ड में कौन से एप्लीकेशन? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देखो सिस्प्लैटिन, ये कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, सिस्प्लैटिन। और सिस्प्लैटिन का फार्मूला क्या है? इट इज PT NH3 taken twice Cl2 for the treatment of cancer। और लेड पॉइजनिंग अगर हुआ है, लेड पॉइजनिंग किसी को, तो उसके लिए EDTA का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो सिलेबस के लिए नहीं दिया है, बट ओनली रिमेंबर द कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग। तो ये दो मेडिकल फील्ड में भी जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। बायोलॉजिकल देखे, मेडिकल देखे, अदर हमने देखे, इंडस्ट्रियल, वैसे डिफरेंट फील्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक याद रखो। अब इसमें बचा है सिर्फ लास्ट पॉइंट, आइसोमेरिज्म। तो 2 लेक्चर उसको लगेंगे, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म पार्ट। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर।